हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से करता हूँ आपके अपने ई लर्निंग विद दुर्गेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। भैया, हम सभी लोग अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, आपके ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के नेतृत्व में आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट का बैच स्टार्ट किया और आप सभी लोगों को विदित होगा कि जो है इतना सबको पता होगा भैया कि 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो कुछ ना कुछ तो लालीपाप हम लोगों को मिलने वाला है। तो आप सभी लोग अब अपनी कमर कस लीजिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से चालू कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, है ना भैया। मैं आप सभी लोगों को मेरे प्यारे साथियों जो है एस टेट के लिए क्या कवर कर रहा हूँगा, क्या पढ़ा रहा हूँ भैया, तो आइए इस पे थोड़ा से चर्चा और परिचर्चा कर लिया जाता है। मैं आप सभी लोगों को मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भैया? हिस्ट्री प्लस उसके साथ में आप सभी लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। और विश्वास मानिए मेरे प्यारे साथियों, आप मुझसे जब इतिहास और जो है साइंस पढ़ने के बाद विगत पिछले वर्ष के क्यूज को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो आपके ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के द्वारा क्या दिया जा रहा है आप खुद इसका अनुमान लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप सभी लोग मेरे क्लास में तन मन धन कलम कॉपी पेन, मतलब जितने मटेरियल होते हैं उसके साथ खाली बैठिएगा। जिम्मेदारी मेरी है याद कराने का, जिम्मेदारी मेरी है पाठ्यक्रम याद कराने का। कैसे पढ़ा जाएगा, किस कैसे इतिहास, प्यारे साथियों, किसकी अगर बात किया जाए इतिहास को और साइंस को एकदम मतलब खन करते हुए आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप सभी लोग जो है खुद कहेंगे कि भाई ये मास्टर आया कहां से है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए, आप सभी लोगों को पढ़ाई पसंद नहीं होगा, मुझे सबको पता है कि पढ़ाई सबको पसंद रास नहीं आती है ना भैया। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर मक्खन मिल जाए तो सबको पसंद आता है भैया कि वाह क्या मक्खन मिल गया है। तो आप सभी लोगों को इतिहास और साइंस, इतिहास और साइंस ही नहीं मेरे प्यारे साथ, मैं आप लोगों को बताऊं जितने सब्जेक्ट आपके दुर्गेश पर आपको मिलेगा सारे मक्खन मिलेंगे, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बस जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस जब बैठते हैं कॉपी और पेन लेकर तो आप कितना प्रतिशत बैठते हैं। उस समय बाबू की याद, सोना की याद या जो भी आप लोगों के लाइफ में है उनकी याद नहीं आनी चाहिए भैया। आपको अगर बात किया जाए तो सिर्फ टॉपिक याद आनी चाहिए कि भैया हमें टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। अगर मैं बात करूं तो मैं इस क्लास में आप सभी लोगों से इतिहास पर चर्चा और परिचर्चा करने वाला हूं। अब आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी टीईटी दिए होंगे, यूपी टीईटी दिए होंगे। साथ में अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग यूपी सीटेट दिए होंगे। क्या दिए होंगे डियर स्टूडेंट? सीटेट दिए होंगे। तो इतिहास क्या होता है, इसका नाम कैसे पड़ा, इन सभी पर आप सभी लोग चर्चा और परिचर्चा जानते होंगे। तो मैं डायरेक्ट आप सभी लोगों को पाठ्यक्रम पर आता हूं। जो आपके सीधा पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस पर मैं चर्चा और परिचर्चा करने वाला हूं। तो पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो मैं आप सभी लोगों का इतिहास में मेरे प्यारे साथियों आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करूंगा। क्या पढ़ा जाएगा भैया? आप सभी लोग कहेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भैया लोग? आधुनिक भारत के इतिहास को हम सभी लोग पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात किया जाए तो सबको पता है मेरे प्यारे साथियों कि यूरोपियों के आगमन से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है भैया? यूरोपियों के आगमन से अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ होता है। एक मिनट मेरे डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि कहां से प्रारंभ होता है
तो आप सभी लोग कहेंगे कि यूरोपीय का आगमन जब होता है हमारे भारत में तो यहां से हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में आया कौन? तो आप सभी लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमारे भारत में डियर स्टूडेंट कौन आया? तो आप सभी लोग कहेंगे कि पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद अगर बात किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच आए, फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से हमारे भारत में यूरोपी आए। लेकिन मैं अगर बात किया जाए तो मैं आप सभी लोगों के आपके पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो आपके पाठ्यक्रम में जो है मुख्यतः जिसको टारगेट किया गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। किसको किया गया है भैया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को टारगेट किया गया है। यानी अगर बात किया जाए तो हम सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। अब बात ये आता है डियर स्टूडेंट कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हम सभी लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या समय काल है? तो वो मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों। आप इन सब का टेंशन मत लीजिए, बस कॉपी और पेन लेकर बढ़िया से बैठ जाइए, मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों आधुनिक भारत के इतिहास का हम सभी लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हम सभी लोग किसको पढ़ने वाले हैं? तो स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता, एक मिनट डियर स्टूडेंट, जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत के इतिहास में हम सभी लोग शुरू करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम सभी लोग 3 चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाता है डियर स्टूडेंट? तो आप सभी लोग कहेंगे कि इसको हम सभी लोग 3 चरणों में बांट के अध्ययन करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई मास्टर साहब ये बताइए कि वो 3 चरण कौन से हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगर इतिहास की बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे 1985 से स्टार्ट होता है और 1947 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भैया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम सभी लोग 3 वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे भैया। उदारवादी युग, पहला चरण कौन सा देखा जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे कि उदारवादी ये चरण पर चर्चा और परिचर्चा होगा। दूसरा अगर बात किया जाए तो उग्रवादी ये चरण होगा और उग्रवादी के बाद हम सभी लोग देखेंगे गांधी युग। कौन सा युग देखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हम सभी लोग गांधी युग पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे होंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कितने चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे कि हम सभी लोग 3 चरणों में बांटकर अध्ययन करेंगे। वह चरण कौन कौन सा है? तो आइए मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं भैया कि वह 3 चरण कौन से हैं। तो आप सभी लोग कहेंगे कि हम सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांट के पढ़ेंगे। पहला चरण हम सभी लोग उसको उदारवादी युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं भैया? उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे कि हम लोग इसे उग्रवादी चरण कहते हैं। कौन सा चरण कहते हैं भैया? उग्रवादी चरण कहते हैं। और अगला चरण कौन सा होता है? तीसरा चरण। तो आप सभी लोग कहेंगे कि इसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? गांधी युग के नाम से जानते हैं।
अगर मैं बात करूं समय काल का कि उदारवादी का समय काल कितना होता है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर अगर बात किया जाए 1985 से लेकर कब तक भैया, सॉरी, हाँ 1985 से लेकर अगर बात किया जाए तो हम सभी लोग कहां तक अध्ययन करते हैं भाई, सॉरी भैया 1985 करें, 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भैया, तो आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। 1885 में आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों किसकी स्थापना हो रही है, तो 1885 में आप देखेंगे कि किसकी स्थापना हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नाम पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसकी स्थापना हो रही है। और 1905 तक की अगर कहानी की बात किया जाए, किस तरह 1905 में कहां तक, तो आप सभी लोग देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है। और जब बंगाल विभाजन किया जाता है तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है, और उस आंदोलन का नाम है मेरे प्यारे साथियों स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है भैया, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के पूर्व तक की कहानी हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए उग्रवादी चरण का, तो आप सभी लोग देखेंगे 1905 से लेकर, यानी बंगाल विभाजन से लेकर अगर बात किया जाए तो 1919 तक की कहानी, 1919 तक की कहानी हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे भैया, उग्रवादी चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, उग्रवादी चरण के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। 1919 में कहां तक भाई, 1919 में किस घटना तक, तो आप सभी लोग कहिएगा कि 1919 में प्रथम जो है, अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 से लेकर 1918 तक एक युद्ध चला, जिसको हम सभी लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भैया जो है ब्रिटेन और तुर्की यानी टर्की, आधुनिक अगर तुर्की की बात किया जाए, आमने सामने थे। और जब आमने सामने थे तो एक संधि होती है जिसको हम सभी लोग सीवर्स की संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहा जाता है, आप सभी लोग कहेंगे सीवर्स की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, सीवर्स की संधि हुई, तुर्की का विभाजन कर दिया गया। लेकिन भैया दिक्कत तब आई जब ब्रिटेन के लोगों ने तुर्की वासियों का एक, अगर बात किया जाए धार्मिक पद खलीफा को समाप्त करने की बात की। आप सोचिए ना भैया, हमारे यहां लोगों को कोई जानकारी नहीं है, घंटा नहीं फर्क पड़ता है ना, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है तो धर्म को लेकर लोग बड़े जागरूक हैं। आपको बताएं मेरे प्यारे साथियों, अगर जो लोग धर्म की बातें करते हैं, है ना, चौराहे पे चाय पीते हुए, सुट्टा मारते हुए, उनसे पूछ लो कि बेटा हमको बता दो कि चार दिशाओं का नाम बता दो, चारों दिशाओं का सही तरीके से नाम बता दो, तो लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे देश में या किसी भी देश में धर्म को लेकर लोग बड़े जो है अलर्ट रहते हैं। हमारे भारत की जीडीपी कहां जा रही है, हमारे भारत का सत्यानाश होता जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर मेरे प्यारे साथियों लोग
अपनी गला कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखेंगे तुर्की का जब विभाजन होता है तब तक जो है मुस्लिम वर्ग कोई समस्या नहीं होता है, लेकिन जब उनके धार्मिक पद खलीफा पद को समाप्त किया जाने लगा तो एक आंदोलन चलाते हैं ये लोग, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाते हैं? आप सभी लोग कहेंगे खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। और जब खिलाफत आंदोलन चलाते हैं तब तक की कहानी हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे भैया? उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण। 1885 से लेकर 1905 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो है बंगाल विभाजन तक, उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक। 1919 तक मास्टर कहां तक? तो भैया जो है खिलाफत आंदोलन के पूर्व तक। खिलाफत आंदोलन में ऑल इंडिया मुस्लिम खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? महात्मा गांधी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है डियर स्टूडेंट? महात्मा गांधी को बनाया जाता है। जिन्ना थे भैया, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहे हाँ ये तो मुस्लिमों का आंदोलन है, गांधी का है भाग ले रहे हैं, गांधी प्रचलित होने के लिए भाग ले रहे हैं। यानी किसने विरोध किया? तो कहेंगे जिन्ना साहब विरोध किए। लेकिन भाई गांधी तो गांधी, गांधी तो गांधी थे। गांधी जिधर चलते थे लोग उनके पीछे पीछे चल दिया करते थे। बताइए समझ में आया क्या? आप सभी लोग कहेंगे कि उग्रवादी का समय 1905 से स्टार्ट होता है, 1919 तक चलता है। उग्रवादी का मतलब मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन का तीसरा नियम लागू करिए ना भैया, न्यूटन का तीसरा नियम लागू करिए। जैसी करनी वैसी भरनी, क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। बेटा अगर तुम मुझे एक झापड़ मारोगे तो मैं तुमको 10 झापड़ मारूंगा। ये थे उदारवादी। स्वराज की प्राप्ति हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर बात किया जाए उदारवादी का तो आप देखेंगे कि ये अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखते थे, प्रार्थना पत्र के जरिए रखा करते थे सरकार के सामने। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल और घोष, इन्होंने कहा अरे भैया उदारवादी वाले तो भिक्षा मांगते हैं। उदारवादी नेता क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। हो ऐसे भारत की आजादी थोड़ी मिली हो, समझ रहे हैं, है ना? उग्रवादियों का कहना था कि अंग्रेजों को पीटो कूटो जाओ और भगाओ यहां से। और उदारवादी का कहना था भैया कि हम संवैधानिक तरीके से रखेंगे। साहब मेरी बात मान लीजिए, घंटा नहीं फर्क पड़ता भैया, है ना? कोई आपका बात मानने वाला नहीं, ना आज है ना तब थे। अंग्रेज हमारी बात माने भैया प्यार से, हाँ अंग्रेज मानेंगे, हमारे भारतीय तो मान ही नहीं रहे हैं। लोग जंतर मंतर पे महीनों से धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा भैया अंग्रेजों को? बताइए, समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर बात किया जाए गांधी युग का, तो गांधी युग का समय काल बता दीजिए सर कि गांधी युग का इतिहास हम सभी लोग कब से कब तक का पढ़ेंगे? तो आप सभी लोग कहेंगे 1919 से लेकर 1947 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? गांधी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों? हम सभी लोग गांधी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसका भी समय काल लिखेंगे भैया 1919 से लेकर 1947 तक का इतिहास हम सभी लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? गांधी युग के अंतर्गत पढ़ते हैं। गांधी जी अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे 3 अखिल भारतीय आंदोलन,
तीन अखिल भारतीय आंदोलन और तीन क्षेत्रीय आंदोलन के जरिए भारत को आजादी दिलाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या आप सभी लोगों में से कोई ऐसा मेरा प्यारा साथी है जो हमको बताएगा कि जो है अखिल भारतीय आंदोलन गांधी जी के द्वारा कौन कौन से चलाए थे? तो आप सभी लोग कहेंगे पहला तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। और अगर दूसरा बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो आप सभी लोग कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। और लास्ट में करो और मरो का नारा गांधी जी किस आंदोलन में देते हैं? तो आप सभी लोग कहेंगे 1942 के जो है आंदोलन में देते हैं, जिसको हम सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? हम सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भैया। आप सभी लोग भोजपुरी में गाना भी सुने होंगे, ठीक है तो ठीक है ना भैया, बुझाइल। आगे बढ़ा जाए। गांधी जी 3 क्षेत्रीय आंदोलन कौन कौन से करते हैं? तो कहेंगे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। पढ़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, विस्तृत पढ़ा जाएगा, कछु भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये समझिए कछु भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप सभी लोग ज्ञान जो है आप सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के यूट्यूब चैनल को मेरे प्यारे साथियों शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा तो लाइक भी कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ही कीजिएगा, जो है कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी, है ना। अब बात ये आती है कि उदारवादी उग्रवादी गांधी युग का सर आपने समय तो बता दिया, है ना। क्या बता दिया भैया? समय तो बता दिया। एक बार ये बता दीजिए कि प्रथम चरण के नेता कौन कौन से थे? नेता 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 भाई, उदारवादी युग के नेता कौन कौन से थे, है ना। तो उदारवादी युग के नेता गोपाल कृष्ण गोखले साहब हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब हो गए, ट्रिपल एम हो गए, मदन मोहन मालवीय साहब हो गए। कौन हो गए भैया? मदन मोहन मालवीय साहब हो गए, है ना भैया। फिरोज शाह मेहता साहब हो गए। ये सभी आप सभी लोग देखेंगे उदारवादी युग के प्रमुख नेता रहे, है ना। उदारवादी युग के आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रमुख नेता थे। कौन कौन डियर स्टूडेंट? फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, ट्रिपल एम हो गए, मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम को सदैव मैं क्या बोलूंगा भैया? तो मदन मोहन मालवीय बोलूंगा। तो आप सभी लोग समझ ले जाइएगा कि ट्रिपल एम का मतलब क्या होता है? मदन मोहन मालवीय होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मदन मोहन मालवीय, है ना। आप देखेंगे ये सारे जो मैंने नेता बताया, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तो थे उदारवादी नेता। कैसे नेता थे डियर स्टूडेंट? आप सभी लोग कहेंगे कि थे तो उदारवादी नेता, लेकिन फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का थोड़ा बहुत रुख कैसा था? तो आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी था। कैसा था? उदारवादी था। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर होती होंगी भैया, है ना। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, है ना, इनकी उदारता के कारण, उदारता को छोड़िए, ये अपनी मांगे सरकार के सामने, सरकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कैसे रखते थे? तो कहेंगे संवैधानिक तरीके से रखते थे, शिष्टमंडल प्रकार से रखते थे, प्रार्थना पत्र देते थे कि साहब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ये समस्या है। और अंग्रेज घंटा नहीं समझने वाले थे भैया, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। यही कारण है
कि इन उग्रवादियों ने उदारवादी नेताओं को कह कबे यार ये तो भिक्षा मांगते हैं भाई अंग्रेजों से, इन्हें कौन सी संज्ञा दिया, तो भिक्षा वृत्ति की संज्ञा दिया। कौन सी संज्ञा दिया भैया, भिक्षा वृत्ति की संज्ञा दिया। चीजें क्लियर हैं भैया, बताइएगा, आगे बढ़े। है ना, उदारवादी को उग्रवादियों ने क्या कहा, अबे यार तुम लोग भिक्षा मांगते हो, भिक्षा से अंग्रेजी नहीं समझने वाले हैं, उनको घंटा पड़ने वाला है ना। समझ में आया, आगे बढ़े भैया, आइए नोट डाउन करते हैं भैया, है ना। वो उदारवादी युग के प्रमुख नेता को देखा जाता है। मैं दूसरा पेज लेता हूं भैया, है ना, हेडिंग करिएगा, उदारवादी युग के प्रमुख नेता। उदारवादी युग के प्रमुख नेता, किसको पढ़ा जाएगा भैया, प्रमुख नेता। तो आप सभी लोग कहेंगे कि उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो ट्रिपल एम यानी मदन, कलर दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूं भैया, सॉरी माफ कीजिएगा भैया, है ना। चलिए मैं बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया, है ना। चलिए हेडिंग करेंगे, उदारवादी युग के प्रमुख नेता, इस पे सब दिखेगा भैया, है ना। उदारवादी युग के प्रमुख नेता, ठीक है। पहले नेता कौन थे भैया, आप कहेंगे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, कौन थे भैया, फिरोज शाह मेहता। ये भी कलर नहीं दिख रहा है, क्या बात है भाई, कोई कलर ही नहीं दिख रहा है। आइए, पहले नेता आप सभी लोग कहेंगे फिरोज शाह मेहता। दूसरे नेता मदन मोहन मालवीय। तीसरे नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गोपाल, गोपाला हो गया भैया, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे भैया, गोखले। ये प्रमुख नेता थे किस चरण के, तो आप सभी लोग कहेंगे उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे मेरे प्यारे साथियों। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि इस उदारवादी युग के जो प्रमुख नेता थे, है ना, इनमें से किनका किनका रुख, किसका किसका रुख मेरे प्यारे साथियों उग्रवादी था, तो कहिएगा कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन भैया, फिरोज शाह मेहता। यहां पर नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखेंगे भैया, आइए नोट करके लिखेंगे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले
कौन कौन भैया? फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इनका कुछ रुख उग्रवादी था। इनका कुछ रुख उग्रवादी था। क्या था भैया? इनका कुछ रुख कैसा था? तो आप सभी लोग कहेंगे कि इनका कुछ रुख उग्रवादी था मेरे प्यारे साथियों। अगर आगे बात किया जाए तो ये अपनी मांगों को सरकार के सामने कैसे रखते थे, तो आप कहेंगे, अगला पेज में लेता हूं भैया, आप सभी लोग कहेंगे कि उदारवादी युग के नेता, पॉइंट करके लिखेंगे भैया, उदारवादी युग के नेता अपनी मांगों को अपनी मांगों को सरकार के सामने, सरकार के सामने संवैधानिक तरीके से रखते, संवैधानिक तरीके से रखते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, संवैधानिक तरीके से रखते थे। आगे एक लाइन और लिख लेंगे, एवं एवं प्रार्थना पत्र के जरिए, प्रार्थना पत्र के जरिए अपनी मांगों को, अपनी मांगों को रखते थे। यही कारण है कि, यही कारण है कि यही कारण है कि उग्रवादी नेता, उग्रवादी नेता इनको इनको भिक्षा वृत्ति की संज्ञा दिए। कौन सी संज्ञा दिए भैया? भिक्षा वृत्ति की संज्ञा इनको कौन दिया मेरे प्यारे साथियों? तो आप सभी लोग कहेंगे उग्रवादी नेता, है ना? समझ में आया भैया? इसके प्रमुख नेता कौन कौन रहे, कैसे ये अपनी मांगों को रखते थे। अगर उदारवादी नेता की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि अधिकतर नेता जो थे, क्या थे भैया? अधिकतर नेता जो थे वह कौन थे? तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि अधिकतर नेतृत्वकर्ता या तो वकील साहब थे, या तो एडवोकेट साहब थे, या तो इंजीनियर साहब थे, या तो डॉक्टर साहब थे। तो ये भी पॉइंट लिखेंगे भैया। उदारवादी कार्यकर्ता अधिकतर अधिकतर डॉक्टर, है ना, इंजीनियर, इंजीनियर
और आप सभी लोग कहेंगे भैया डॉक्टर, इंजीनियर और वकील थे भैया। कौन थे? वकील थे। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भैया। अब हम सभी लोग किस पे चर्चा करें? जो है उग्रवादी चरण पर चर्चा और परिचर्चा किया जाए। किस पे चर्चा और परिचर्चा किया जाए? उग्रवादी चरण पर किया जाए क्या, है ना? अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि उग्रवादी समय काल अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर बता रखा है आप सभी लोगों को। आइए पीछे आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूं कि उग्रवादी चरण 1905 में शुरू होता है और 1919 तक चलता है। तो आइए समझते हैं भैया उग्रवादी चरण को। किसको समझते हैं? उग्रवादी चरण को समझा जाता है तो हेडिंग करेंगे उग्रवादी चरण। किसको समझा जाएगा भैया? उग्रवादी चरण को समझा जाएगा। चल हेडिंग करिएगा उग्रवादी चरण। समय काल की बात कर रहे होंगे 1905 से लेकर 1919 तक का समय काल होगा भैया इनका। एक पॉइंट पहले लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ होता है और स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ होता है और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के पूर्व तक, के पूर्व तक का समय, का समय उग्रवादी चरण कहलाता है। उग्रवादी आता है, क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? उग्रवादी चरण कहलाता है ना? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा भैया। अब अगर मैं बात करूं कि इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे तो आइए नेता पर चर्चा और परिचर्चा किया जाता है कि इसके प्रमुख नेता। तो लिखेंगे उग्रवादी, उग्रवादी चरण प्रमुख नेता, प्रमुख नेता लाल, और कौन थे भैया? बाल, लाल बाल पाल और कौन थे? घोष। कौन थे भैया? लाल बाल पाल और घोष साहब थे। अगर मैं बात करूं कि लाल बाल पाल घोष का मतलब आप सभी लोग कहेंगे अर्थात, आगे लिखेंगे अर्थात, अर्थात राय, जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुआ। लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, जिसकी मृत्यु मेरे प्यारे साथियों 1 अगस्त 1920 को होती है। बाल गंगाधर तिलक, अरे वो गंगाधर शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये बाल गंगाधर तिलक है, भारतीय इतिहास के नेता हैं। शक्तिमान वाला जो है गंगाधर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल और
अरविंद घोष। कौन थे भैया? अरविंद घोष। ये प्रमुख नेता किस दल के रहे? तो आप सभी लोग देखेंगे उग्रवादी चरण के रहे। और अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, इनका लक्ष्य क्या था? अगर आपसे पूछे कि इनका लक्ष्य क्या था, तो इनका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। क्या लक्ष्य था भैया? अगर बात किया जाए कि इनका लक्ष्य क्या था, तो आप सभी लोग कहेंगे कि स्वराज की प्राप्ति। तो इसको भी नोट करेंगे भैया, है ना, स्वराज प्राप्ति लिखेंगे भैया। उग्रवादी उग्रवादी नेताओं नेताओं का लक्ष्य उग्रवादी नेताओं का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति था। अब यहीं से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे साथ। मैंने स्वराज शब्द का प्रश्न आया हुआ है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने किया था। किसने किया था भैया? आप सभी लोग कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने किए थे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कांग्रेस के मंच पर कब भैया? कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो आप सभी लोग कहेंगे कि कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल 3 अध्यक्ष बने हैं, कुल 3 बार। पहला 1886, दूसरा 1893, तीसरा 1906। और इसी 1906 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर 1916 का आप सभी लोग पढ़े होंगे कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन होता है लखनऊ में, और अध्यक्षता एसी मजुमदार करते हैं, अंबिका चरण मजुमदार साहब करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसमें बाल गंगाधर, और इसी अधिवेशन में आप देखेंगे गरम दल नरम दल एक होता है, जो 1907 के अधिवेशन में अलग हुआ रहता है। जब हम सभी लोग कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। इसी में देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन बनता है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो आप सभी लोग कहिएगा कि पूर्ण स्वराज की जब बात आती है कि पूर्ण स्वराज की कब मांग की गई, तो आप सभी लोग कहेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में भैया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो 4 प्रश्न मैंने यहीं से बना दिया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप सभी लोग कहेंगे कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से पहली बार कब हुआ? 1906 कांग्रेस अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा भैया? किस अधिवेशन में कहा? 1916 के अधिवेशन में, जो है बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं। फिर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों पूर्ण स्वराज की मांग कब की जाती है? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। क्या चीजें क्लियर हैं भैया? आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चीजें क्लियर होगी। और चलते हैं, मैं दूसरे पेज पे चलता हूं भैया। तो दूसरे पेज की अगर बात किया जाए तो नोट करके लिखेंगे कि अरविंद घोष कुछ समय के पश्चात जो है राजनीति से संन्यास ले लेते हैं।
और पांडिचेरी में जाके भैया ओरोविले आश्रम की क्या करते हैं भैया, स्थापना करते हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं भैया, है ना। तो ऐसा कौन सा नेता था जो बीच में अगर देखा जाए कि जो है राजनीति को छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिए, तो अरविंद घोष साहब थे। कहां पर चले गए, तो आप कहेंगे पांडेचेरी चले गए थे और ओरोविले आश्रम की स्थापना कर अपना जीवन वहीं क्या किए भैया, व्यतीत किए, है ना। तो नोट करके लिख लेंगे भैया, नोट। नोट में क्या लिखेंगे भैया, अरविंद घोष, अरविंद घोष राजनीति से, राजनीति से कुछ समय पश्चात, संन्यास लेकर पुदुचेरी में, पुदुचेरी में ओरो विलय आश्रम की स्थापना करके, अरविंद घोष राजनीति से कुछ समय पश्चात संन्यास लेकर पुदुचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये रहा भैया, हम सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा और परिचर्चा किया गया, उसके कितने चरण होते हैं इस पे चर्चा और परिचर्चा किया गया। हम सभी लोगों ने उग्रवादी चरण देखा, उदारवादी चरण देखा। उदारवादी चरण का 1885 से 1905 तक देखा गया। उग्रवादी चरण की अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे 1905 से लेकर 1919 तक का इतिहास पढ़ते हैं और उसके प्रमुख कौन कौन से नेता रहे, इस पर चर्चा और परिचर्चा किया गया। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों हम सभी लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, यहीं पर अपने मैं क्लास को विराम देता हूं भैया। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए मेरे प्यारे साथियों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।